नमस्कार। मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर क्रमांक 1 सत्र 1 के हिंदी कविता में से इकाई 1 में से ग तेरी खोपड़ी के अंदर नागार्जुन की कविता है, उसमें से कवि नागार्जुन का परिचय इस वीडियो में करेंगे। नागार्जुन का परिचय। हिंदी साहित्य के अद्वितीय साहित्यकार के रूप में नागार्जुन जी को जाना जाता है। उनका असली नाम, नागार्जुन का असली नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र। बैद्यनाथ मिश्र। प्यार से उन्हें लोग बाबा नागार्जुन भी कहते। उनका जन्म बिहार राज्य के दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ। उनका जन्म बिहार में सतलखा गांव में हुआ। 30 जून 1911 में संस्कारशील ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म संस्कारशील ब्राह्मण परिवार में हुआ। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। नागार्जुन बैद्यनाथ मिश्र जी ने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में जो रचनाएं की, वो उसके लिए उन्होंने उपनाम रखा था यात्री। हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली में भी उन्होंने कविताएं लिखी। उनके 4 वर्ष की आयु में ही माता के गुजर जाने के बाद उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने किया। यानी कि जब वो 4 साल के थे तब उनकी माता का देहावसान हो गया और उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने किया। नागार्जुन का व्यक्तित्व निर्भीक था। वे स्वतंत्र वृत्ति के तथा संघर्षशील थे। घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण वे एक स्थान पर टिक नहीं पाए। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो एक स्थान पर नहीं टिके। काशी और कलकत्ता में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु के रूप में यात्रा की। उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु के रूप में यात्रा की। उनकी कविता का ध्येय लोकहित रहा है। उनकी कविता का ध्येय लोकहित रहा है, इसलिए उन्होंने सीधी सादी लोक भाषा को ही अपनाया। जन साधारण के प्रति उनके हृदय में आस्था थी। समाज में व्याप्त शोषण, सामाजिक रीतियां एवं धार्मिक रूढ़ियों के प्रति उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। समाज में व्याप्त जो शोषण था, धार्मिक रूढ़ियां थी, उनके प्रति उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन मार्क्सवाद का प्रचार प्रसार नहीं किया। उनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी था, परंतु उन्होंने उसका प्रचार और प्रसार नहीं किया। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, विसंगतियों तथा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। जनता की अदम्य शक्ति पर विश्वास रखने वाले नागार्जुन जी छायावादोत्तर प्रगतिशील हिंदी कविता के प्रथम पंक्ति के जन कवि है। छायावाद के बाद जो हिंदी साहित्य में काव्य लिखा, जिसका नाम प्रगतिवादी काव्य है, वे प्रगतिशील हिंदी कविता के प्रथम पंक्ति के जन कवि है। आपका दुख समूची पीड़ित मानवता का दुख है। उनके काव्य की मुख्य विशेषता और प्रखर सामाजिक दृष्टिकोण तथा जीवन यथार्थ बोध। व्यंग उनकी कविता का प्रधान हथियार है। उनकी कविता का प्रधान हथियार व्यंग है। आधुनिक व्यवस्था के खोखलेपन को उन्होंने व्यंग के जरिए प्रस्तुत किया। जो आधुनिक व्यवस्था है, सरकारी हो, प्रशासकीय हो या सामाजिक हो, रूढ़ियां हो, उन्होंने व्यंग के जरिए ही प्रहार किया है। उनके पत्र ही नग्न गाछ, इस मैथिली काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनके पत्र ही नग्न गाछ इस मैथिली काव्य संग्रह को मिला है। नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अपनी कलम से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले नागार्जुन जी का 5 नवंबर
1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में देहांत हो गया। इस तरह नागार्जुन का परिचय। अब हम प्रमुख रचनाएं जो उनकी है, उनके नाम क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। उनकी कविता संग्रह कौन से देखिए, युगंधरा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराली आंखें, बसमांकुर, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ, खून और शोले, का बयान, तुमने कहा था, भूमि जा, चना और गरम, शपथ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, आखिर क्या ऐसा क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि इनके कविता संग्रह है। उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचन माँ, वरुण के बेटे, बाबा बटे सरनाथ, दुख विमोचन, नई पौध, कुंभी पाक, उग्र तारा, जन्मया का बाबा, हीरक जयंती आदि ये उनके उपन्यास है। मैथिली रचना है। मैथिली में उन्होंने यात्री इस उपनाम से रचना की है। मैथिली रचना में से चित्रा, पत्रहीन नग्न गाछ एक काव्य संग्रह, इस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। नवतुरिया पारी उपन्यास है। संस्कृत में लिखित कविता है देश देशकम, कृषक दशकम, श्रमिक दशकम, देश दशकम, कृषक दशकम, श्रमिक दशकम। अनुवाद भी किए उन्होंने। उनके अनुवादित रचना है मेघदूत, गीत गोविंद, विद्यापति के गीत। आलोचना है एक व्यक्ति का युग, शीर्ष से निराला का मूल्यांकन किया है। एक व्यक्ति का युग इस शीर्षक से निराला का मूल्यांकन किया है। संपादन कार्य है उनके दीपक, अबोह पंजाब, विश्व बंधु लाहौर, कौमी बोली हैदराबाद सिंध। इस तरह से नागार्जुन की ये रचनाएं है। नागार्जुन का परिचय और रचना के बारे में हमने चर्चा की। अब हम उनकी जो BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर 1 सत्र 1 के लिए जो कविता है पाठ्यक्रम में है आपके अध्ययन के लिए, उस कविता का नाम है तेरी खोपड़ी के अंदर। इस कविता में प्रगतिवादी जनकवि नागार्जुन ने अपनी कविता में सामान्य जन को केंद्रित कर उनकी समस्या को, व्यवस्था को, उसकी पीड़ा को, उस पर होने वाले अन्याय अत्याचार को तथा उनकी अगिनत संवेदना को समाज सम्मुख रखने का प्रयास किया है। यानी कि जो शोषण है, वो जन कवि है, समस्या है, सामान्य जन की पीड़ा है, उसको कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक कुरीतियों, विसंगतियों पर भी कठोर प्रहार किया है। प्रस्तुत कविता में सांप्रदायिक दंगों के बाद की आम आदमी की भीषण एवं दिनहीन स्थिति को उजागर किया गया है। तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता में सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उसके बाद आम आदमी की भीषण और दयनीय जो स्थिति हो जाती है उस पर कठोर प्रहार किया गया है। प्रस्तुत क्या यह कविता उनके ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस काव्य संग्रह में संकलित है। ये जो कविता है तेरी खोपड़ी के अंदर, जो उनका काव्य संग्रह है ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कलीमुद्दीन मुस्लिम रिक्शा वाला होने के कारण मेरठ में ज्यादातर हिंदू यात्रियों से अपनी मजदूरी पाने के लिए अपना नाम बदलकर प्रेम प्रकाश रखता है। कलीमुद्दीन मुस्लिम रिक्शा वाला नाम बदलकर प्रेम प्रकाश नाम रखता है। सिर्फ यही नहीं, वह जोगिया रंग का कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका, कान में लाल फूल और गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनता है। लेकिन कलीमुद्दीन से प्रेम प्रकाश बनकर भी उसे सांप्रदायिक विरोध द्वेष का सामना करना पड़ता है। कवि कल्लू को पहचानते हैं। उनके संवेदनशील हृदय में उसके प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न होती है और वे
उसकी रिक्शा में बैठकर सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत करते हुए मजदूरी न मिलने के कारण कल्लू और उसका लाचार परिवार भूख की समस्या से ग्रस्त है। कई दिनों की भूखमरी के बाद मजबूर कलीमुद्दीन प्रेम प्रकाश बनकर ही अपने परिवार की भूख मिटा सकता है। कवि कल्लू एवं उसके परिवार की दर्दनाक दशा के प्रति अपार सहानुभूति जताते हैं। कवि मन ही मन कल्लू के परिवार में स्थित उसकी बूढ़ी दादी, बीमार अब्बा जान के साथ बैठकर चाय पीने की ख्वाहिश जताते हैं। जहाँ कल्लू के नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी दाढ़ी के बाल सहलाएंगे, तभी उनके अंदर से एक गुस्सेल आवाज आती है कि हुसट बुड्ढे, तेरी खोपड़ी के अंदर ये क्या चल रहा है। कवि ने यहाँ तमाम इंसानी संवेदनाओं पर प्रतीकात्मक ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज भी ऐसी स्थिति है कि दर्शन होते रहते हैं जिसमें आम आदमी को ही ज्यादातर उसके गंभीर परिणाम को भुगताना पड़ता है। प्रस्तुत के माध्यम से सांप्रदायिक द्वेष से घिरे आम आदमी की व्यथा को चित्रित करते हुए सांप्रदायिक द्वेष का विरोध कर सांप्रदायिक सद्भावना की कामना करते हैं। यानी कि सांप्रदायिक दंगे होते उस पर सामान्य जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका इसमें चित्रण किया गया है। आज भी इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों के कारण कविता में वर्णित भयावह स्थिति के दर्शन होते हैं और फिर आम आदमी को ही सबसे ज्यादा इससे उत्पन्न गंभीर परिणाम को से गुजरना पड़ता है। जन सामान्य के पक्षधर कवि नागार्जुन जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ सांप्रदायिकता की समस्या से ग्रस्त आम आदमी की व्यथा को उजागर कर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते हुए सीख दी है कि जो आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में कवि नागार्जुन का परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय और संक्षेप में इस जो तेरी खोपड़ी के अंदर कविता है उस पर चर्चा की है। आगे के वीडियो में हम तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता का भावार्थ देखेंगे, उसके साथ विशेषता देखेंगे और आगे के वीडियो में हम उसके प्रश्न और उत्तर जो महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।